नमस्कार दर्शकों, स्वस्थ जीवन कार्यक्रम में स्वागत है। दर्शकों, आज हम बात करेंगे एईएस चमकी बुखार की। खास करके अगर मुजफ्फरपुर और इसके आसपास के इलाके की बात करें तो खास करके जो अभी का जो मौसम चल रहा है, जो गर्मी का मौसम है, इस मौसम में एईएस चमकी बुखार बड़े पैमाने पर देखने को मिलता है। इसके मरीज भी आते हैं और इसको लेके लोग परेशान भी रहते हैं। तो आज हम लोग बात करेंगे एईएस चमकी बुखार, सुरक्षा, सावधानी और बचाव। और हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं शिशु रोग विशेषज्ञ डॉक्टर तेज नारायण जी, जिनसे हम लोग बातचीत करेंगे कि एईएस है क्या, इसको कैसे बचाव करें और इससे जुड़े तमाम जो भी हमारे सवाल मन में है उससे बात करेंगे। तो डॉक्टर साहब, हमारे स्टूडियो में आपका स्वागत है। सबसे पहले आप हमारे दर्शकों को बताएं कि एईएस और चमकी बुखार क्या है। एईएस मेडिकल भाषा में उसको एक्यूट एन्सेफेलाइटिस सिंड्रोम बोलते हैं। ये प्रायः मुजफ्फरपुर और मुजफ्फरपुर के आसपास रीजन में, मीनापुर, सीतामढ़ी जगह पर ज़्यादा देखा गया है। और ये जैसे जैसे गर्मी बढ़ती है, ह्यूमिडिटी बढ़ती है, वैसे वैसे ये केसेस की रफ्तार बढ़ते जाती है। इसको आम बोल चाल की भाषा में चमकी बुखार, दिमागी बुखार, नौकी बुखार भी बोला जाता है। जी जी। तो सर, ये इसका जो कुछ खास मौसम होता है क्या, कि या सालों भर या इसका प्रभाव? नहीं, प्रायः अभी तक जो केस मिले हैं, जब से ये हमारे बिहार में मिलने शुरू हुए हैं, या यूपी में भी बहुत केस पहले मिले थे, तो गर्मी जैसे जैसे बढ़ती है, जैसे अप्रैल से लेके जून जुलाई, जब गर्मी ज़्यादा होती है, जैसे जैसे गर्मी बढ़ती है, ह्यूमिडिटी बढ़ती है, तभी ये केस मिलती है। जी जी। उसी समय हमें जो है सो सावधानियां बरतनी पड़ती है इसको लेके सावधानियां, जो कि हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। जी जी। एक चीज़ सर बताएं कि जैसे अगर हमारा चमकी बुखार की आप बात की है, तो इसके कैसे पहचान करेंगे कि यह चमकी बुखार के क्या लक्षण होते हैं, इसकी पहचान कैसे होगी? चमकी बुखार में सबसे पहले देखने हमें एक बुखार हो सकता है। बुखार जो एक्यूट होगा, एक्यूट नाम बोलते हैं, तो 7 दिन से पहले का बुखार हो, 2 दिन का हो, 3 दिन का हो, या 5 दिन का हो, या 7 दिन से नीचे हो। बुखार के साथ साथ हो सकता है बच्चे को चमकी आए। चमकी आने में यहाँ हो सकता है बच्चा एकदम सुस्त पड़ जाए, बच्चा पहचान ना पाए, या हाथ पाँव में जकड़न हो। ये सब वो लक्षण अगर मिल रहे हैं, ये तो हमें तुरंत जो है सो नज़दीकी स्वास्थ्य केंद्र पे, या जो घर में जो आस पास पड़ोस है उनसे, और बाकी हम लोग डिस्कस करेंगे कि घर में अगर ये सब आए तो कैसे हम लोग क्या इमरजेंसी में कर सकते हैं। मैंने ऐसे अगर लक्षण है तो आप समझे कि हमारे बच्चे को चमकी बुखार हो सकता है। तो उसके बाद उनको क्या स्टेप लेना चाहिए? अगर बुखार बहुत तेज आ रहा है तो हमेशा ये करनी चाहिए कि जहाँ छांव है, पेड़ के नीचे या पंखा चल रहा है वहाँ पे हो। अगर एसी है तो बहुत अच्छा है, एसी के नीचे रखें। पूरा कपड़ा खोल दें, कपड़े को पूरे पानी से पोंछे, एकदम पूरा भिंगा के पोंछे, हवा आने दें, एकदम कहीं पे भीड़ ना लगाएं उसके। अगर बहुत बुखार है, अब देख रहे हैं कि आजकल आमतौर पर हर के घर में पैरासीटामोल की टैबलेट होती है, सिरप होती है। अगर प्रायः देखा गया है कि 1 साल से लेके 15 साल के एज ग्रुप में ऐसे एईएस के केसेस हमें मिले हैं। तो अगर पैरासीटामोल की टैबलेट है, अगर बच्चा 1 साल से 3 साल के बीच का है तो उसको 1/4 टैबलेट, उसके ऊपर है तो आधी टैबलेट, 6 साल से ऊपर है तो 1 टैबलेट, इस तरह की हम जो है सो दे सकते हैं बुखार को डाउन करने के लिए। और पूरे शरीर को जो है सो हम उसको पोछे, अच्छे से पोछे। अगर हमें लग रहा है कि बच्चे को चमकी आ रही है या कुछ आ रही है, तो बच्चे को हम हमेशा करवट करा देते हैं, एक साइड में, लेफ्ट साइड में, ताकि जो उसकी अंदर की सिक्रीशन आ रही है, जो उसने खाए हैं, या तो वो अंदर ना जाए, जिससे उसको निमोनिया ना हो और कॉम्प्लिकेशन ना हो। अगर चमकी आ रही है, पूरा दांत पे दांत बैठा रहा है, तो हम हमेशा कुछ झाग वगैरह आ रहा है तो साफ कपड़े से उसको पोछे, प्लस दोनों दांत के बीच में हम कुछ डाल सकते हैं कपड़े बना के उससे, और तुरंत नज़दीकी स्वास्थ्य केंद्र में जाके हम उसका उपचार करा सकते हैं। जी। बहुत जगह सर देखा जाता है गांव वगैरह में कि जैसे इस तरह के अगर मामले आते हैं तो लोग ओझा गुनी के चक्कर में पड़ते हैं। तो उसमें वो कितना रिस्क उनका बढ़ जाता है, या कितना क्या होता है? एकदम सही बोला आपने आपके लिए। जी जी, एकदम सही बोला आपने। ये यहाँ पे प्रायः ये कोई भी दैविक प्रकोप नहीं है कि इसको यहाँ ओझा गुनी के पास ले जाओ, ये करो, एक इससे नहीं होगा। इससे हम और समय बर्बाद कर रहे हैं, जो हम बचा सकते हैं बच्चे को। उससे हम ओझा के पास, वैद्य के पास जाके वो हम समय को, जो हमारा गोल्डन टाइम है, उसको हम बर्बाद कर रहे हैं। तो कभी भी ऐसा हुआ, आप घर में जो प्रारंभिक जो हमने बताया कि बुखार आ रहा है तो उसको पोछिए, टैबलेट पैरासीटामोल है तो दीजिए, और तुरंत अस्पताल लेके जाइए। अगर बच्चे को चमकी आ रही है, अगर चमकी नहीं आ रही है, बच्चा ठीक है, तो उसको ORS हम घोल के पिला सकते हैं। चमकी आ रही है तो मुंह से कुछ ना दें, और तुरंत एम्बुलेंस को कॉल करें। जो भी आपके नज़दीकी सरकारी
स्वास्थ्य केंद्र हो या अपने आपके प्राइवेट डॉक्टर है, तुरंत जाके उनसे परामर्श करें, किसी भी ओझा वैद्य के चक्कर में न पड़ें। जी, एक बार सर है कि इसके जो आप बताए हैं कि खास करके वैसे बच्चे इसके रेंज में हैं, तो कौन कौन ग्रुप इसके हाई रिस्क में हैं, कैसे बच्चे, किस तरह के बच्चे और उनका एज ग्रुप क्या है, थोड़ा सा विस्तार से बताएं। ये प्राय अभी तक जो केसेस मिले हैं उसमें जो है सो 1 साल से लेके 15 साल के एज ग्रुप में ज़्यादा केसेस मिले हैं। और इसमें जो ये जो भी देखा गया है कि जो लड़कियां ज़्यादा इफेक्टेड हो रही हैं, जो कि माल नॉरिश्ड हैं, जो कि माल नॉरिश्ड ऐसे बच्चे को बोलते हैं जिनके हाइट के अनुसार या जिनका एज के अनुसार उतना वजन नहीं है उनका, उनको उस तरह से बैलेंस डाइट नहीं मिल रहा है, प्रॉपर खाना ढंग से नहीं मिल रहा है जिसमें प्रोटीन हो, कार्बोहाइड्रेट सब नहीं मिल रहा है। तो ऐसे बच्चे में ज़्यादा देखा गया है जो माल नॉरिश्ड हैं, उनमें ये तुरंत अफेक्ट करता है। ये जो है सर कुपोषित जो बच्चे, कुपोषित बच्चे, तो इसको है कि अगर इससे बचाव के लिए क्या क्या करना चाहिए ताकि हमारे बच्चे इसके हाई रिस्क जोन में न जाएं। देखिए, बचाव के सबसे अच्छा का ये है कि ये जो है सो प्राय जो एईएस है, एक एईएस होता है और एक जब एईएस के कारण होते हैं जिनको हम जापानी एन्केफेलाइटिस भी आप आजकल सुन रहे होंगे, जापानी एन्केफेलाइटिस। तो ये मस्कीटो मच्छर के काटने से होता है। तो प्राय जो आप घर में सो रहे हैं तो मच्छरदानी टांग के सोना चाहिए। आसपास पड़ोस अगर पानी जमा हुआ है, जहाँ पे पानी जमा होने की, जहाँ पे मच्छर के उपजने की संभावना, वो चीज़ को जो है सो हमें ख़त्म करना है। यहाँ पे ये भी देखा गया कि जो पिग होते हैं, जो शुगर होते हैं, वो शुगर पहले उनको काटते हैं, फिर वो इंसान को काटता है, फिर से वो एस होता है। तो ऐसे जो है वहाँ पे हमेशा जो है सो फॉगिंग कराना चाहिए। जो एईएस के और जेई के जो फॉगिंग प्राय हमेशा आपके कभी भी आपके गांव में या नज़दीक कहीं पे भी किसी को कुछ भी मिले ऐसे एईएस के केसेस, तुरंत वहाँ के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के चिकित्सा प्रभारी से संपर्क कीजिए ताकि वहाँ पे अच्छे से उसका फॉगिंग हो सके उससे, और इससे हम बच सके। जी, ये दो चीज़ आप बताएं, एईएस और जेई, तो दोनों में क्या डिफरेंस है? और जेई की जब बात आप किए हैं इसमें, तो जेई के रोकथाम के लिए सरकार की तरफ से क्या क्या अभी तक चल रहा है ताकि बच्चे इसके रिस्क में, क्योंकि दोनों का आप सामंजस्य है, तो दोनों में बेसिक डिफरेंस क्या है? ये डिफरेंस के एईएस के अभी एग्जैक्ट कारण क्या है वो हमें नहीं मिल पा रहे हैं कि इसके कॉज क्या है। एईएस एक्यूट एन्सेफेलाइटिस सिंड्रोम जो एक मच्छर के काटने से हो रहा है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म में जो ब्रेन के अंदर में इन्फेक्शन कर रहा है, ब्रेन के अंदर में, और उसके कारण है जो एईएस जो है सो जेई के कारण भी हो सकता है जिसको हम जापानी एन्केफेलाइटिस कहते हैं। एईएस जो है सो डेंगू के मच्छर काटने से भी हो सकता है, मलेरिया के मच्छर से भी काटने से हो सकता है, चिकन पॉक्स के कारण भी हो सकता है। और जेई के रोकथाम के लिए जो गवर्नमेंट अभी कर रही है, हमारे जो जेई की वैक्सीन दे रहे हैं हम लोग, जापानी एन्केफेलाइटिस, और उससे बहुत केसेस देखा गया है कि अब जो मुकाबले जो 4 साल पहले जो केसेस एईएस के मिल रहे थे और अभी में बहुत कमी आई। अब इक्का दुक्का मिल रहे हैं, लोगों में अवेयरनेस भी बढ़ रहा है, लोग टीका का महत्व भी समझ रहे हैं कि हाँ, इस टीका से बचाव है, लोग में एक एडुकेशन भी हो रही है, सरकार भी अपने तरफ से बहुत सारे प्रचार प्रसार लोगों तक पहुँचा रही है। तो ये सबसे हम लोग बच सकते हैं। ये सबसे तो सर जेई का जो टीका है उसके लिए क्या एज ग्रुप है, क्या खुराक है, क्योंकि उसका डिफरेंस है कि एक ही तरह का है? नहीं, जेई का जो है सो 2 टीका पड़ता है, एक 9 महीने में पड़ सकता है, एक फिर 15 महीने में पड़ सकता है। मतलब 15 साल से नीचे जो भी है उनको हम जेई के टीका लगा सकते हैं। उनको कहाँ कहाँ उपलब्ध होता है? ये प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पे उपलब्ध है, आप प्राइवेट में भी उपलब्ध है, आप कहीं भी ले सकते हैं। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के भी जो टीके हैं और जो प्राइवेट में, दोनों इक्वल इफेक्टिव है। ऐसा नहीं कि प्राइवेट में हम दे रहे हैं तो ज़्यादा वैल्यू है और सरकारी में दे रहे हैं तो नहीं, दोनों इक्वल है, दोनों अपना काम अच्छे से कर। और सरकार की तरफ से इसकी पर्याप्त व्यवस्था है सभी जगह, सभी सारे प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पे जेई के वैक्सीन फ्री में उपलब्ध है। जी जी, एक चीज़ इसमें है सर कि जैसे सरकार की तरफ से जब हम एईएस की बात कर रहे हैं, अभी अपने इलाके में इसका ज़्यादा प्रसार है, तो सरकार की तरफ से क्या क्या व्यवस्था है ताकि लोग जाने, जागरूक हो और उसका लाभ ले सके? देखिए, सरकार ने इसमें एईएस को लेकर बहुत सारे कदम उठाए हैं, बहुत कुछ कर रही हैं। जैसे कि जब टाइम पे ट्रेनिंग दिया जा रहा है, सारे प्राथमिक जो हेल्थ वर्कर है, गांव के आशा वर्कर है, एएनएम है, जीएनएम को सरकार ने फ्री में एम्बुलेंस की व्यवस्था की हुई है। यहाँ तक कि सरकार ने फ्री में जो गाड़ी जो एईएस के पेशेंट को लेके आएंगे उनको भी सरकार पैसे दे रही है ताकि ये केस जो हम ज़्यादा से ज़्यादा सही समय पे अस्पताल में केस पहुँच सके। इसी का और जो प्रोत्साहन राशि हर आशा को भी सरकार दे रही है, इसलिए सरकार जगह जगह प्रचार बैनर सब जगह लगा रही है, लोगों में अवेयरनेस फैला रही है। तो सरकार भी एईएस को रोकथाम करने के लिए बहुत ज़्यादा काम कर रही है। जी,
इसमें सर है कि जैसे जो बच्चे हैं तो उनको अब जो हमारे स्वजन हैं, जो हमारे परिजन हैं, जो बच्चे के अभिभावक हैं, माता पिता हैं, वह क्या क्या अभी की गर्मी में बच्चों का लाइफ स्टाइल किस तरह से रखेंगे ताकि वह जो है इस तरह की बीमारी से बचे? क्या लाइफ स्टाइल हो, उनका खान पान क्या होना चाहिए, क्या इसके है उसको बताएं। देखिए, अब सबसे पहले जो ये चीज़ हमने देखे हैं कि लोअर सोशियो इकोनॉमिक में ज़्यादा ये केसेस मिल रहे हैं, जो एईएस के हैं, मतलब जो नीचे तबके के हैं उनमें ज़्यादा केसेस मिल रहे हैं। तो उनमें सबसे क्या है, क्योंकि वो उनके खाने की जो बैलेंस डाइट है, जो कि हर चीज़ उसमें रहनी चाहिए, वो खा नहीं रहे हैं, रात को नहीं खा रहे हैं, सो जा रहे हैं रात को बिना, तो रात को कुछ ना कुछ खाएं। जैसे स्कूल जा रहे हैं तो पानी लेके जाएं, ओआरएस का घोल लेके जाएं, बीच बीच में वो पीते रहें, उसमें ज़्यादा धूप में बाहर ना निकले। लोग गांव में ये देखा गया कि लोग घूम रहे हैं, बगीचे में घूम रहे हैं, सड़क पे घूम रहे हैं, वो चीज़ को अवॉइड करना है। घर में रहें, ठंडे छांव में रहने की कोशिश करें। जब भी ऐसा कुछ भी सिम्टम्स अगर दिख रहा है, बुखार का दिख रहा है या सुस्त दिख रहा है, तुरंत नज़दीकी स्वास्थ्य केंद्र या तुरंत कोई भी डॉक्टर से संपर्क करें, हेल्थ वर्कर से कम करें। तो इसको हम बचा सकते हैं। जितना ज़्यादा जागरूकता होगा उतना ज़्यादा हम एईएस के केसेस को यहाँ से ख़त्म कर सकते हैं, अपने बिहार से हटा सकते हैं। जी, तो एक है कि जैसे इसमें जो आप बताए हैं बच्चों को कि जो खाने का, तो उसमें क्या रात में भूखे पेट सुलाना भी हाई रिस्क है? नहीं, हाँ, बहुत हाई रिस्क है। प्रायः ये देखा गया है कि रात को बच्चा खाना खाता है और बहुत सारे पेशेंट आते हैं कि रात को खाना खाया ठीक था, लेकिन सुबह से अचानक एकदम सुस्त हो गया और उसको हाथ पाँव टाइट करने लगा। तो ये देखा गया कि रात को बिना खाए हुए सोते हैं तो जो ग्लूकोज लेवल है उनके बॉडी के कम होने लगते हैं, जिसको हम हाइपोग्लाइसेमिया बोलते हैं। तो इस कारण चमकी एक कारण चमकी आने के ये भी कारण है, जिसको एईएस में एक ये भी हाइपोग्लाइसेमिया भी है। तो ये जो है सो रात को कुछ भी खाए, एक रोटी भी खाए, 2 रोटी भी खाएं, लेकिन खिला के सुलाना है, अभी खाली पेट नहीं सोना है। स्पेशली ये 1 साल के 15 साल से बच्चे में खाली पेटे सुलाना नहीं। अगर रात को अगर सो गया तो उसको जगा के खिलाइए, जिसमें कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा है, जैसे चुकंदर हुआ, पोटैटो हुआ, चावल हुआ, वो सब चीज़ खिलाइए। और एक सब बताया है कि जैसे बच्चे जो है कुपोषित और ख़ास करके जो बच्चे हमारे टीकाकरण के दायरे में नहीं है, वैसे लोग भी इसके हाई रिस्क में हैं। तो थोड़ा डिटेल की, चूँकि छोटे बच्चों की बीमारी है, सरकार की तरफ से टीकाकरण के प्रबंध भी किए गए हैं, तो कितने तरह के टीके होते हैं जो कि कम से कम अपने बच्चों को देने से रोगरोधी क्षमता उनमें बढ़ेगी और इस तरह की बीमारी से बचेंगे, तो उसका एक बताया जाए। ये जेई का तो 2 टीका है जो सरकार दे रही है, मुफ्त में दे रही है। यहाँ तक कि गांव-गांव, घर-घर जाके भी एएनएम, जीएनएम जो आशा वर्कर है वो लोग दे रहे हैं। और बाकी भी बहुत सारे टीके हैं जो सरकार में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में मिल रहे हैं। वो उसका सब कब से शुरुआत होता है, कितने एज के ग्रुप के बच्चे से और कितने तक है, उसका थोड़ा सा बता दीजिए। जेई के टीके तो 9 महीने के बाद से अलग जो टीके जो है, जेई के अलावा जो टीके हैं वो तो जन्म के समय से शुरू हो जाते हैं। जैसे ठीक है, जैसे जन्म के समय में हेपेटाइटिस दे रहे हैं, बीसीजी दे रहे हैं, पोलियो की खुराक पिला रहे हैं, फिर 1.5 महीने पे हम फिर इंजेक्शन दे रहे हैं, फिर 2.5 महीने पे दे रहे हैं। तो ऐसे करते करते इंजेक्शन बहुत सारे हैं। 10 साल तक लिए हम बच्चे को वैक्सीन देते हैं जी, उसमें जेई इंक्लूड है। वैक्सीनेशन शेड्यूल जो गवर्नमेंट नेशनल इम्यूनाइजेशन शेड्यूल है, जो गवर्नमेंट की शेड्यूल की कब कब कौन सी टीका लगी है, उसमें जेई के वैक्सीन इंक्लूडेड है। तो पहले इतने नहीं थे अवेयरनेस, पहले केसेस नहीं थे। जब से केसेस मिलना शुरू हुए लोग अवेयर हो गए और लोग अब बोलते हैं कि हमें हमारे बच्चे को जेई का वैक्सीन दीजिए। दूसरी जो है सो जो आपने पूछा खान पान की स्थिति, जो ये प्राय देखा गया, जो लड़कियों जो ज़्यादा हम आज भी हमारे समाज में आप देखेंगे कि लड़कियों को थोड़ा उतने, लड़का और लड़की एक ही घर में है तो लड़कों को ज़्यादा प्रायोरिटी दी जाती है, स्पेशली गाँव देहात में। तो वो चीज़ को हमें ख़त्म करना होगा। लड़का लड़की एक समान है। आजकल लड़की ज़्यादा अच्छा कर रही है लड़के से, तो लड़की को भी अच्छे से खिलाना है, अच्छे से जो लड़का खा रहा है वो लड़के खिलाइए, ताकि वो भी जो है एक अच्छी लाइफ अपना जीने का उनका हक है, वो जी सके। जी। कुपोषण से सर, चूँकि इसमें आप बताएं कि जो लोअर सोशियो इकोनॉमिक है, मैंने खास करके जो गरीब तबके के लोग हैं जो उससे है, वैसे बच्चों को होता है, तो उनके माता पिता को क्या किस तरह के डाइट रखेंगे ताकि वो बच्चा उसके कुपोषण से बचे और इस तरह की बीमारी के जद में नहीं जाए? जैसे आजकल देखेंगे आप, गवर्नमेंट भी जो है सो राशन उपलब्ध करा रही है जो बहुत नीचे तबके के हैं, प्लस जो ऐसा खाना हो जिनमें उनको दूध भी मिले, अंडा भी मिले, रोटी भी मिले, चावल भी मिले, दाल भी मिले। जो आंगनवाड़ी केंद्र सब है उसमें भी अंडा दूध मिलता है। तो इसका कि हमें इसलिए देना है कि इसमें प्रोटीन भी अच्छे से मिले, कार्बोहाइड्रेट भी मिले, फैट भी मिले, कि बच्चे का एक प्रॉपर विकास, ढंग से विकास हो। तो ये सब मिला के हम जो है सो गाँव में
इससे नुक्कड़ सभा बहुत जगह हो रही है, इसके में आप देखे होंगे बहुत जगह नुक्कड़ सभाएं आयोजित करके लोगों में अवेयरनेस जागरूकता फैला जा रही है कि आप बच्चे को ये खिलाइए, बच्चे को ये खिलाइए, ये चीज़ हो सकती है आपके बच्चे को, तुरंत आप ये सब कीजिए। तो ये हम गांव में जाके उनके घर परिवार में जाके उनको समझा के कि ये आप ऐसे खाना खिलाओ, ऐसे साफ़ सफाई रखो, हाथ धो, बार बार हाथ धो। अगर आप गांव में देखा गया कि जैसे बहुत सारे गाय भैंस होते हैं, लोग उससे गाय भैंस को खाना दिया और उसी से फिर खाना जाके किया, वो गलत चीज़ है। हाथ धोए अच्छे से, जैसे गोबर उठा रहे हैं तो हाथ धोएं अच्छे से, हाथ धोने के बाद ही खाना बनाएं। तो साफ़ सफाई पर ध्यान देना है, हैंड वॉशिंग जिसको हम हाथ धोना का प्रक्रिया बोलते हैं, और ये सब सिखाना होगा नुक्कड़ सभा के जरिए, जो ऑलरेडी गवर्नमेंट कर रही है। इसमें बहुत सारी चीज़ कर रही है, लोगों में अवेयरनेस अब, लेकिन पहले के मुकाबले अभी लोगों में बहुत अवेयरनेस हुआ है, लोग बहुत जागरूक हुए हैं एईएस को लेके। इस कारण आप देखेंगे कि अब केसेस धीरे धीरे कम हो रहे हैं जी। और इसमें सर है कि यदि इसका बीमारी का जो एक कोई इसका गोल्डन आवर भी है क्या, कि उस बच्चे में, चूँकि हाई रिस्क में तुरंत बच्चे चले जाते हैं? यही जैसे जितना जल्दी आपको पता चले कि मेरा बच्चा सुस्त हो गया है, अच्छा। बुखार बहुत तेज आ रहा है, हाथ पाँव में जकड़न है, तुरंत जो है सो जब तक एम्बुलेंस नहीं आ रही है तब तक आप तुरंत सारे एकदम हवा आने दो उसको। अगर छाँव है, पंखा है, एसी वो चला दो, आप पूरे शरीर को पोछो, दवा पैरासीटामोल है वो आप पिलाइए, ये सब पिलाइए जब तक ले। और किसी भी, जैसा आपने बताया था कि किसी भी के ओझा वैद्य के चक्कर में ना पड़े कि ये हम ठीक कर देंगे। प्रायः हम लोग केस डेली में देखते हैं कि चले गए थे ओझा जी के पास, इनके पास, तो हम लोग भी यही बोलते हैं कि यार ये सब इससे नहीं होता है तुम्हें, क्योंकि ये देखा गया कि अगर एक बच्चे के जब चमकी आ रही है तो बच्चे के लिए हर मिनट कीमती है, हमें वो चमकी को रोकना है हमें। तो हमें कुछ भी हो सकता है, 5 मिनट भी हमारे लिए बहुमूल्य है बच्चे के लिए। अगर बच्चा वही, अगर बहुत सारे हम लोग देखते हैं कि बच्चे को बोलते हैं अरे आधा घंटा पहले आ जाता तो अभी तक नहीं हो जाता, तो हम हर मिनट कीमती है बच्चे में। वो तो जब भी ऐसा लगे तुरंत कोई भी नज़दीकी स्वास्थ्य केंद्र हो, हेल्थ वर्कर हो, सब डिविजनल हॉस्पिटल हो, आपके अपने कोई प्राइवेट हॉस्पिटल, तुरंत जाइए एकदम बिना कोई समय गंवाए हुए। फ़ोन कीजिए, एम्बुलेंस आपके घर पे आ जाए, 102 नंबर है, 108 नंबर है। ये आपको कुछ भी लग रहा है, कुछ सुझाव है तो 104 नंबर भी गवर्नमेंट ने उपलब्ध कराई हुई है, उस पर भी आप दे सकते हैं, ये सब कर सकते हैं। 104 नंबर का सर क्या उपयोगिता है? 104 पे जैसे कि बहुत सारे, जैसे आप देखेंगे प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में गए, कहीं पे गए, वहाँ पे ये चीज़ व्यवस्था नहीं है, ये नहीं, तो आप वो फ़ोन करके गवर्नमेंट को आप बोल सकते हैं। क्योंकि गवर्नमेंट अभी क्या कर रही, गवर्नमेंट सारे जितने भी सरकारी संस्थाएं, सरकारी स्वास्थ्य से रिलेटेड संस्था, हर जगह एईएस के मेडिसिन सब उपलब्ध हैं, सारे दवा उपलब्ध हैं, ताकि ये जो है सो हम बच्चे को बचा सके। अगर प्राथमिक उपचार के पास नहीं हुआ तो हमारा मेडिकल कॉलेज है, सब डिविजनल हॉस्पिटल, वहाँ जाके प्राइवेट हॉस्पिटल कहीं भी आप जाके इलाज करा सकते हैं। जी, ये जो सर बताया कि जैसे इसके कारण नहीं पता चले हैं, तो फिर इलाज किस तरह से आप लोग करते हैं, किस पद्धति से? इलाज जो एक तो लक्षण जो आ रहे हैं, जैसे बुखार आ गया तो हमें बुखार कम करना है, चमकी आ रहा है तो चमकी कम करना है, चमकी का दवा, जो भी दवा होते हैं 3-4 तरह 5 तरह की दवा, वो चमकी को लेकर दवा कम करना है हमें, सारे कुछ उसमें देखने हैं। अगर दिमाग का प्रेशर बढ़ जाता है, जैसे मैंने बोला कि दिमाग में इन्फेक्शन हो जाता है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन्फेक्शन है, उसकी दवा होते हैं, तो हमें हेड टू टो सारे कुछ बच्चे हमें देखना है। और सारे दवा उपलब्ध है, कहीं ऐसा नहीं है कि ये दवा उपलब्ध नहीं है, सारे दवा उपलब्ध है, हर स्वास्थ्य केंद्र में उपलब्ध है, तो आप तुरंत ये सब जो है सो हम इलाज कर सकते हैं। और कभी भी लगता है कि बहुत सारे देखा गया कि सिक्वेले होता है, सिक्वेले ऐसा बोलते हैं, बहुत सारे बच्चे को आपने देखा होगा कि उसको पहले हुआ है एईएस हुआ था, लेकिन बच्चे का टेढ़ा हो गया, हाथ टेढ़ा हो गया, पैर टेढ़ा हो गया, चल नहीं पा रहा है। तो अगर ऐसा कुछ है तो आप तुरंत जो है सो अपनी नज़दीकी स्वास्थ्य केंद्र के चिकित्सा प्रभारी को संपर्क कीजिए, हमारे बच्चे को एईएस हो, ताकि हमें एक केस, हमें डाटा मिल सके कि हाँ हमारे इतने बच्चे अगर आए तो इतने बच्चे में से कितने बच्चे जो है सो हमारे एक्सपायर हुए या कितने बच्चे को हमारा डिसेबिलिटीज़ हुए, तो वो डाटा एक हम तैयार करके आगे के भविष्य के लिए हम उस पर और कार्रवाई कर सकते हैं। जी सर, क्या उसका मैंने इसका साइड इफेक्ट भी पड़ता है क्या? जो बीमार बच्चा हो जाता है, क्यूर होने के बाद भी कुछ साइड इफेक्ट है? साइड इफेक्ट इसके बहुत देखे, जैसे चमकी, जैसे मैंने बताया, अगर बहुत लगातार चमकी आ रही है तो ब्रेन के अंदर में कुछ प्रॉब्लम हो रहा है, इसलिए उसको सीजर आ रही है, या तो शुगर कम हो रहा होगा या मेटाबॉलिक जो चेंजेज हो रहे हैं वो कम हो रहा है, तो ऑक्सीजन की कमी भी हो रही है अंदर में, तो उससे प्रॉब्लम हो सकता है। तो इससे जो है सो बच्चे डिसेबिलिटीज़ हो सकते हैं। डिसेबिलिटीज़ करने का मतलब बच्चा हो सकता है बेड पे ही लेटा रहे, कुछ काम नहीं कर रहा है, उसकी दिमागी विकास ऐसी नहीं हो रही है, तो इसको हम मेडिकल भाषा में सिक्वेले बोलते हैं कि मेनिंजाइटिस के बाद एईएस के बाद ये सिक्वेले हो सकते हैं। अगर ऐसा कुछ लग रहा है तो आप संपर्क करें, ताकि पता चल सके कि हाँ इस बच्चे को ये होता है। बहुत
चीज़, बहुत से केसेस रिपोर्ट नहीं होते हैं, गांव देहात के केसेस को लोग पता नहीं चलते। तो लोगों में अवेयरनेस ये फैलाना है कि हर चीज़ का इलाज संभव है, सही समय पे सही इलाज शुरू हो। नहीं। और सर जो बच्चे हमारे बीमार होते हैं, क्या उनको दोबारा भी खतरा रहता है क्या इसको इसमें आने का? ऐसे भी मरीज, चूँकि आप आए दिन हाँ, मरीज हो देख सकते रहे हैं, हैं, हो इलाज सकते आप हैं। कर रहे हैं, तो कोई ऐसा क्या क्या रहता है, क्यों दोबारा हाई रिस्क में? बस यही, अभी तक तो हमें एग्जैक्ट कारण पता नहीं है कि ये हो क्यों रहे हैं। हम सब कुछ जो है सो जो कारण, जो सिम्टम्स एंड साइन मिल रहे हैं उसके अनुसार हम लोग जो है सो ट्रीटमेंट कर रहे हैं। हो सकता है कि फिर से वापस भी अटैक कर जाए बच्चे को। हाँ, जेई का, जापानी इंसेफेलाइटिस का वैक्सीनेशन दे। कोई भी वैक्सीन जो सिविरिटी ऑफ डिजीज को कम करती है, कोई भी वैक्सीन जड़ से उस बीमारी को खत्म नहीं कर सकती जी, है। जी। बहुत सारे लोग बोलते हैं ये टीका ले लो, ये कभी होगा ही नहीं, ऐसा कभी नहीं होता। वो हाँ, जो चांसेस है डिजीज को मान 100% उसको घटा के 20% पे 15% पे ला देती है, लेकिन ऐसा नहीं कि वो जड़ से ही खत्म हो जाए, कभी नहीं। और सिविरिटी को कम करती है। जी। एक सर इलाज के लिए यहाँ पर मुजफ्फरपुर में, चूँकि आप चिकित्सक हैं, आपके भी जानकारी में होगा, एक वर्ल्ड क्लास का यहाँ पर पीकू बना है। तो वह उसमें क्या सुविधाएं हैं गरीबों के लिए, खास करके ऐसे बीमार बच्चों के लिए, उसकी क्या उपयोगिता है और क्या है वो, थोड़ा उसका बताइए। अभी लास्ट 3-4 साल पहले जो हमने देखे थे, बहुत सारे बच्चे जो है सो एक्सपायर हुए थे एईएस के बाद। उस समय से हमारे यहाँ पीकू बना है जो एसकेएमसीएच में 2016-17 में, और सारे व्यवस्था है उसमें, हर दवा उपलब्ध है, फ्री ऑफ कॉस्ट उपलब्ध है। किसी को भी कुछ है, जाइए एम्बुलेंस कॉल कीजिए, या आपने प्राइवेट गाड़ी से भी जाइए, सरकार उसके भी पैसे दे रही है कि आप प्राइवेट गाड़ी से आ रहे हैं, आपका जो खर्चा है वो ले रही है। और बाकी आप जाके इलाज करें, बस सही समय पे पहुंचना है, लेट नहीं करना है कि हम वहाँ भी दिखाएं वहाँ भी दिखाएं, नहीं। आप एक जगह जाओ, बड़े संस्था में जाओ या छोटे में, अगर वहाँ से वो रेफ़र कर दिए, आपको पीएचसी में गए, आपने रेफ़र कर दिया कि आप मेडिकल, तो आप डायरेक्ट लेके जाओ कहीं पे बड़े संस्था में। ये नहीं कि फिर ओझा के बैठ चक्कर में पड़ गए। जो ये प्राय देखा गया है गाँव देहात में कि ओझा से झराने चला गया, ये करने चला, उसमें बच्चे हम लोग खो देते हैं। ये क्वेक के भी चक्कर में लोग पड़ जाते हैं इसमें, कभी कभी ऐसा भी देखा। हाँ, ये तो है ही, लेकिन ये जो है सो वही है। और बहुत सारे इसके कारण भी जो है सो बच्चे ख़राब हो जाते हैं कि लास्ट स्टेज में पहुंचते हैं, ऐसे स्टेज में पहुंचते हैं जो बचाना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो डायरेक्ट मेरा यही कहना है कि डायरेक्ट कंसल्ट करें, डायरेक्ट डॉक्टर के पास जाए। तो इधर उधर भटकने से अच्छा है कि आप डायरेक्ट जो है सो क्वालिफाइड डॉक्टर, सरकारी अस्पताल हैं कोई भी, वहाँ पे आप जाके आप कंसल्ट कीजिए। एक सर है कि सरकार ने क्या इस बीमारी के लिए कोई दवा, चूँकि इलाज आप बताया है कि कोई लक्षण ही है, इसका इलाज है, लक्षण के आधार पर हम लोग करते हैं और सभी जगह इलाज हो रहा है, तो इसके लिए कोई गाइडलाइन, कोई दवा वा का एसओपी है क्या, ताकि एक रूपता बनी रहे, ऐसा है क्या? हाँ, एसओपी जो बिहार सरकार की, हम हर साल एक नया एसओपी आती है, स्टैंडर्ड ऑपरेटिव प्रोसीजर जिसको बोलते हैं, जिसमें सारे गाइडलाइन होते हैं उसमें कि अगर बच्चे की शुगर कम हो तो क्या करना है, बच्चे को चमकी आ रही तो क्या करना है, बच्चे की डिहाइड्रेशन है मतलब पानी की कमी है तो क्या करना है, बच्चे को कौन सी दवा देनी है, अगर बच्चे को इंसेफ्लाइटिस है, डेंगू के कारण है, मलेरिया के कारण है, किसी कारण है, सब तो एक स्टैंडर्ड ऑपरेटिव प्रोसीजर है, आप उसको फॉलो करना है। वो सरकार का हर साल आती है उसमें, और आप सभी के लिए हाँ, सब सारे जगह उपलब्ध है यार, सरकारी में हर जगह उपलब्ध है, प्राइवेट में भी हम लोग कहीं से भी ले सकते हैं, तो सारी जगह स्टैंडर्ड ऑपरेटिव प्रोसीजर है। नहीं, एक बार सर हमारे दर्शकों को एक बार मोटा मोटी, चूँकि आपने बहुत सारी बातों को एक साथ बताया है, एक अपने बच्चों का लाइफ स्टाइल किस तरह से गर्मी के दिनों में वो रखेंगे, क्योंकि अब आप बताएं कि अधिकांशतः इसी महीने में हाई रिस्क में जाता है बच्चा, तो एक जो हमारे कार्यक्रम जो देख रहे हैं दर्शक बंधु, उनसे क्या अपील करना चाहेंगे मोटा मोटी 5 पॉइंट जो है, 5 पॉइंट क्या चीज़ वो ध्यान रखें? सबसे पहले तो ये देखना है, जैसे गर्मी का सीज़न बढ़ते जा रहा है, धीरे धीरे गर्मी बहुत बढ़ रही है, उमस बहुत बढ़ रही है, ह्यूमिडिटी बहुत बढ़ रही है, तो इस सिचुएशन में एईएस केसेस बहुत मिलते हैं। तो इसमें अगर स्कूल जा रहे हैं, जैसे गवर्नमेंट ने भी अब किया कि स्कूल के टाइम 11 बजे तक, 11:30 बजे तक कर दिए, तो बहुत अच्छा स्टेप है गवर्नमेंट का। और तो इसमें क्या, अगर स्कूल जा रहे हैं बच्चे तो उसमें जो है सो पानी लेके जा रहे हैं, तो उसमें ORS मिला दीजिए पानी के अंदर में, ताकि बच्चे टाइम पे पीते रहें उसको। जितना हो सके उतना धूप में जाने से बचिए, धूप में न जाएं, जितना हो सके अंदर ही रहें, छाँव में ही रहने की कोशिश करें। हमेशा कभी भी लगे कि सर गर्म है या कुछ भी लग रहा है, कभी किसी भी माता पिता को बच्चा मेरा खाना नहीं खा रहा है, सुस्त लग रहा है, पहचान नहीं रहा है मुझे, तो तुरंत जो है सो कंसल्ट करें अपने डॉक्टर से, तुरंत कंसल्ट करें। और रात को बिना खिलाए हुए सुलाए नहीं, जी। कुछ भी खिलाएं, एक रोटी ही खिलाएं लेकिन खिलाएं, बिना खिलाए, एक गिलास दूध ही पिलाएं लेकिन पिलाएं, लेकिन बिना भूखे नहीं सुलाना है।
तो धन्यवाद दर्शकों, हमारे साथ डॉक्टर साहब हमारे साथ जुड़े, डॉक्टर तेजनारायण जी, और उन्होंने बहुत अच्छी जानकारी दी। तो हम भी डॉक्टर साहब ने जो बातें कही कि बच्चे को भूखे न सोने दे, गर्मी में जाने से बचाए, अगर उसको तेज चमकी बुखार ऐंठन हो तो सीधे आप सरकारी अस्पताल में संपर्क करें। सरकार की तरफ से तमाम इलाज की व्यवस्था है, और आप अगर जागरूक रहेंगे तो निश्चित आपके बच्चे इस बीमारी के जद में कम आएंगे। धन्यवाद दर्शकों, धन्यवाद डॉक्टर साहब।